बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुशामदीद। नावल हुब्बे कल्ब बाय यमन वाक़ई किस्त नंबर 15 लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वो आज बाय हैंड इन्फॉर्मेशन लेने आया हुआ था, तुम्हें खुदा कर देना होगा, सब समझना पड़ेगा। इससे मेल नहीं कर सकता। व्लादिमीर जो अमेरिका से ईमेल करने को तैयार था, अब इनकार कर दिया था। अवीम से मिलने का बहाना था बस। मैं ऑफिस में बिजी हूँ, लेकिन ओके, अब तुम चाहते हो तो वक्त निकाल कर आ जाता हूँ। अवीम ने एहसान जताया। दोनों मिलना चाहते थे, नखरा भी था। ये भी जाहिर करना मुश्किल था कि मिलना है, और दिल भी चाहता था वक्त साथ गुजारे। बहाने बनाते थे, एहसान जताते थे, एक जैसे थे, एक दूसरे को खूब समझते थे, फिर भी एक दूसरे को नखरे दिखाने से बाज नहीं आते थे। बाहर चलते हैं, कोई सुन भी सकता है। अवीम पैंट की पॉकेट में हाथ डाले इसे खबरदार कर रहा था। अपनी होठ उठाता व्लादिमीर चौंक कर इसे देखने लगा। तुम मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हो, और मैं भी। व्लादिमीर मुस्कुराहट दबा रहा था। अवीम इसके जुमले पर माथे पर बल डालकर इसे देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ कहा ना? अवीम ने अबरू चढ़ाकर मुतजस्सिस लहजे में पूछा। व्लादिमीर ने हमेशा की तरह अनजान बनते हुए नफ़ी में सर हिलाया। वो दोनों बहन भाई इसकी इस आदत से बुरी तरह नाला थे। व्लादिमीर जानता था, मैं नहीं कर रहा तुम्हारा काम, मुझे बात नहीं करनी। तुम मुझे पर बोले हूँ तुम मुझ पर बोले हूँ तुम जब तक नहीं बताओगे मैं मदद नहीं करूँगा। अवीम ने कदम आगे बढ़ाए, सख्त चिड़चिड़ा लहजा था और खफ से पलट कर पीछे साथ आते व्लादिमीर को देखा था। गलत बता दूं तो क्या समझ पाओगे? सही बताने का फ़ायदा नहीं। व्लादिमीर को जैसे इसकी नाराज़गी की परवाह ही नहीं थी। ऑनेस्टली, सबसे पहला स्टेप होता है फ्रेंडशिप का। क्या तुमने लाइफ में कभी फ्रेंड्स नहीं बनाए? अवीम ने जताते लहजे में इसे सुनवाया था। फ्रेंड शर्मिंदा करना चाहता। व्लादिमीर ने कंधे उचकाए। मुझे फ्रेंड्स बनाना नहीं पसंद, फ्रेंड्स बस एक बर्डन होते हैं, वो बेनियाजी से कह रहा था। अवीम झटके से पलटकर इसे देखने लगा। तो हम क्या हैं? रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं है। अवीम हैरान हो गया था। वो फ्रेंड्स को बर्डन समझने वाला इसके साथ क्यों घूमता है? क्या समझता है हम फ्रेंड्स भी नहीं हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं? व्लादिमीर ने इसे चिढ़ाया। अपनी बात करके कदमों में तेजी लाते इसे दूर हुआ। होटल से निकलकर दोनों यूं ही रोड पर वॉक कर रहे थे। क्या कहा? क्या कहना चाहते हो? अवीम ने मुठियां भींचकर दबा दबा चिल्लाते हुए सवाल किया। व्लादिमीर जोर जोर से हंस रहा था। अवीम का पारा इसकी खनकती हंसी पर हाई होता जा रहा था। व्लादिमीर, इसने चीख कर पुकारा। पूरी दुनिया के सब ढीठ लोग एक तरफ, और इन सब से कहीं ज़्यादा ढीठ व्लादिमीर था। अवीम खान के घर वालों की इसके बारे में यही राय थी, और आज वो वही बेबसी व्लादिमीर के सामने महसूस कर रहा था। सुनो अवीम खान, तुम्हें कुछ बताना है, बहुत ज़रूरी। अचानक व्लादिमीर कुछ सोच कर पलटा और पुरसोच लहजे में इससे मुखातिब हुआ। मैं तुम्हें इस बंदे की इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वक्त मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। तुम इन्फॉर्मेशन के बारे में सवाल कर सकते हो, लेकिन इस बात पर कोई सवाल नहीं करना, खामोश रहना, और चाहो तो उठकर चले जाना। मैं कोई लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। व्लादिमीर की अजीब सी बात पर अवीम चौंक गया। इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन देता, व्लादिमीर इसका हाथ पकड़कर खींचता वो होटल में ले गया। अगले कुछ सेकंड्स में वो आमने सामने बैठे थे। व्लादिमीर ने हुडी की पॉकेट से एक खाकी लिफाफा निकालकर अवीम को पकड़ाया। इसको ओपन करो, इसमें जितना हमें पता था सब लिखा है, और इसकी पिक्चर्स भी मौजूद हैं, व्लादिमीर बता रहा था। अवीम ने लब भींच कर इनवेलप खोला। इसने कागज़ निकालकर इन्फॉर्मेशन देखी। आंखों में हैरत के साथ कुछ परेशानी सी उभर आई थी। इसने तेज़ी से पिक्चर्स निकालकर सामने की। व्लादिमीर ने इसी पल बात की। अवीम का दिमाग भग से उड़ गया। आंखों के सामने पिक्चर्स थी, समातों में उंडेली जाने वाली बात। अवीम पत्थर का बन चुका था। हैरानी थी, घबराहट थी और परेशानी थी। इसे समझ ना आया कि वो क्या बोले, क्या रिस्पॉन्स दे। व्लादिमीर उठकर वहां से जा चुका था। इस बात का और तस्वीर का आपस में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन दोनों का अवीम से ताल्लुक ज़रूर था। बिया को भी साथ ले जाते हैं। तैयार होकर निकलते खान ने अपर उठाते हुए कहा, और सवालिया नज़र से शिफा को देखा, गोया इसका ख्याल जानना चाहता हो। शाल ओढ़ती शिफा ने रुक कर इसे देखा। ऐसा नहीं था कि इसे बिया बुरी लगती थी या इसका होना कबाब में हड्डी लगता था। वो बेजरर सी थी और शिफा को इससे बहुत अपनायत महसूस होती, मगर इसे लगा था आज का वक्त दखान अकेले इसके साथ गुजारना चाहता हो। वो सिर्फ इसे वक्त देना चाह रहा था, लेकिन दखान के लिए आज का ये प्रोग्राम भी खालिस फैमिली आउटिंग ही थी। वो घर नहीं है, इसे ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा। मुझे लगा आज अच्छा मौका है, वो खुश भी हो जाएगी तो। दखान इसकी खामोशी हो हमन्नुक चेहरे को देखकर खज्जल सा वजाहत देने लगा। हाँ तो ले जाते हैं, मुझे कब एतराज़। शिफा फीकी सी मुस्कुराहट से जाए चेहरा मुड़कर शूज़ पहनने लगी। दखान उलझ गया। नहीं कोई बात नहीं, वो जाएगी नहीं।
इसे आउटिंग शॉपिंग का शौक नहीं। दखान ने हिंट ले ही लिया था। शिफा ने मुंह बिगाड़ा। क्या वो इसके चेहरे के तासरात से कुछ समझ गया है? पूछ लेने में हर्ज भी नहीं। शिफा संजीदगी से बोलती बाहर निकली। दखान भी इसके साथ हो लिया। हमेशा की तरह बिया ने फौरी इनकार कर दिया था। दखान, मैं तुम्हें कब अच्छी लगी और क्यों? गाड़ी में अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए शिफा ने सवाल किया। सोच में घूमता खान चौंका। कब अच्छी लगी ये तो सही से याद नहीं। बस हुंजा हमेशा आपके नाम से छेड़ती रहती थी। हर प्रैंक में मुझे आपके साथ जोड़ती रहती थी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये सब पहले बहुत बुरा लगता था। आप जब एरोगेटली सवाल करती थी तो तब आप और हुंजा दोनों से सख्त चिढ़ होती थी। दखान हंसी दबाता बता रहा था। शिफा खिफ़्फ़त ज़दा सी मुस्कुराई। जब मैं यहाँ से गया तो पहले मैं चिढ़ कर सोचता था आपको, और फिर आपके ख्यालों में रहने की आदत होती चली गई। और आप जानती हैं ना, आदत मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। इसकी बात पर शिफा ने बेख्तियार इसकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। लहजे में अपनायती लफ्ज़ मोहब्बत से लिबरेज थे। मतलब बस हुंजा की छेड़छाड़ पर सोचते रहने से मैं अच्छी लगी। शिफा जैसे मायूस हुई थी। अपने बारे में हमेशा तारीफ सुनी थी। अपने हुस्न के कसीदे और नाजुक अंदामी और खूबसूरती और नकूश के किस्से सुन रखे थे। यहाँ तो बस आदत को जवाज़ बनाया जा रहा था। दखान बिल्कुल नहीं बदला था। बचपन से ही मगरूर था। तब भी शिफा की खूबसूरती से मरकूब नहीं होता था, और अब भी जब मोहब्बत का दावेदार था। शिफा की मायूसी पर वो कहकर लगा कर हंसा। नहीं, एक और वजह भी है। इसने शरारत से शिफा को देखा। वो फ़ौरन मुतवज्जा। मुझे क्यूट और शॉर्ट गर्ल्स अच्छी लगती हैं। दखान के जुमले पर शिफा का चेहरा सुर्ख हुआ था। शर्म से नहीं, गुस्से से। वो क्यूट के साथ शॉर्ट कह रहा था। वो तारीफ के साथ हमेशा तनकीद करता था। दखान, तुम्हें तारीफ करना नहीं आती तो मत किया करो। शिफा ने दांत पीस कर कहते हुए रुख मोड़ लिया। चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। दखान का हंसना बिना देखे भी महसूस कर सकती थी। बात तो सुने ना, क्यूट कहा है, गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? दखान ने इसका हाथ थाम कर मुलायमत से कहा। हाथ को हल्का सा अपनी तरफ खींचते हुए इसे मुतवज्जा किया। शॉर्ट भी कहा है। तुम्हें बहुत नखरा है ना टॉल होने का। कर लेते किसी टॉल गर्ल से शादी। मेरी शादी आकर क्यों बर्बाद की? शिफा गुस्से में बिना सोचे बोली। इसके आखिरी जुमले पर दखान की गिरफ्त इसके हाथ पर हल्की हुई। चेहरे से मुस्कुराहट गायब होगी। सॉरी। दखान के संजीदा आवाज़ पर वो होश में आई। गुस्से में कितना उल्टा बोल गई थी। घबरा कर दखान की तरफ देखा। क्या वो बुरा मान गया? सॉरी की कोई बात नहीं, मैं तो बस वैसे ही। शिफा अपनी बेलगाम ज़बान पर खुद को कोसती वजाहतें देने लगी। दखान ने नरमी से मुस्कुराकर सर हिलाया। इसका दिल बुरा हो रहा था कि शिफा आज तक जुराब को नहीं भूल पाई, या फिर वो दखान को यूं ज़बरदस्ती शादी पर माफ़ नहीं कर पाई। दखान जो इन दिनों शिफा के साथ अच्छा वक्त गुजारता, सब भूल गया था। अपनी गलती याद आ गई। आज शिफा का यूं गुस्से में अपनी पिछली शादी का जिक्र करना इसे बुरा लगा था, मगर खामोश रहा। शिफा को कहने का फ़ायदा नहीं था। बहरहाल इसने गलती की थी और वो मानता था। बाकी सारा वक्त वो चाह कर भी अपना मूड बहाल नहीं कर पाया। इसने कोशिश की थी शिफा पर ये बात महसूस ना करें, लेकिन शिफा ने ये बात नोटिस कर ली। दखान, तुम थक गए हो क्या? बस घर चलते हैं, मैं थक गई हूँ। दखान की खामोशी मजीद बढ़ी तो शिफा ने लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आज के दिन वो अपनी बात से ज़ाया कर चुकी थी। दखान की शौक़ी शरारत गुम हो चुकी थी। इसने काफ़ी मेहनत के साथ शिफा का दिल जीतने की बहुत नरमी से पेश आया था। हर रवैया बर्दाश्त किया था, लेकिन आज इतने दिन बाद जब सब कुछ ठीक हो गया था, ऐसे में शिफा का जुमला इसे पूरी तरह चुभा था। मर्द एक हद तक मोहब्बत कर सकता है। वो मोहब्बत की खातिर ज़र्फ बड़ा कर लेता है, लेकिन एक ख़ास मुद्दत तक। बस तब तक जब इसे यकीन हो जाए कि इसने दिल जीत लिया है। लेकिन मर्द का ज़र्फ इतना वसी नहीं हो सकता कि सारी उम्र वो इंतज़ार करता रहे दिल जीतने का और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने का। आबिया की तरफ चलें, अगर आप ज़्यादा ना थकी हुई हों तो। घर पहुंचकर वो अपने गेट के सामने रुक गया। रोड के दूसरी जानिब ऐन सामने अवीम विलास था। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी मिल लूँगी। शिफा ने फौरी ताकीद की। वो दखान की खामोशी पर घबराहट महसूस कर रही थी। आबिया से मिलकर यकीनन इसका मूड बहाल हो जाएगा। इब्राहिम भाई, मुझे घर आना है। क्या मैं वापस घर आ सकती हूँ प्लीज़? सब कुछ कफ़ियों में मसरूफ़ थे जब बिया ने इसकी तरफ खिसक कर दखान के कान में सरगोशी की। दखान ने इसका चेहरा देखा, इल्तिजाई तासरात और रोने को तैयार आंखें। क्यों नहीं बिया, वो तुम्हारा घर है। क्या अभी चलें? कोई बात हुई है? दखान ने ज़रा झुक कर इसके बाल समेटते हुए सरगोशी में पूछा था। बात नहीं, बस घर की याद आ रही थी। बात का सोच कर ही पसीने छूट रहे थे। फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाकर बहाना बनाए और इब्राहिम की ज़िंदगी। ओके, आज घर चलो।
बल्कि घर ही रहना। शिफा भी घर पर रहना चाहती है। मैं दोनों को ही उदास कर रहा हूँ। दखान इसके गिरद बाजू का हिसार बनाए उदासी से बोल रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस वो इब्राहिम को उदास देखकर मजीद परेशान हो गई। घर चलें शिफा। दखान ने दिया से बात करती शिफा को पकार कर मुतवज्जा किया। अवीम अभी घर आया था। सबको बैठा देखकर आगे बढ़ता दखान के गले अगले जुमले पर ज़रा रुका था और आबिया को छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। आनी, आज बिया को साथ ले जाता हूँ, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा इसके बगैर। दखान ने आबिया के गिरद बाजू फैलाकर जैसे उदास शक्ल बनाई थी। अवीम ने तंजिया नज़रों से इसे देखा। कुछ ज़्यादा ही याद कर लिया है खुद को बिया का। अवीम ने बिया पर खासा जोर देकर जिताया था। इरमा आबिया को इशारा करती रुक जाने की इल्तजा कर रही थी। तो बहन है मेरी, आदि होना बुरी बात नहीं। दखान ने मुंह बनाकर अवीम के तंज का जवाब दिया। तो मिल लिया करो ना। बिया खुशी से जाना चाहती हो या कोई मसला है? दियाला ने आगे बढ़कर नरमी से पूछा। आबिया ने नफी में सर हिलाकर दखान को देखा। अवीम की नजरें इसी पर जमी थी। मैंने रात को इससे नूडल्स बनवाए और किचन में अकेला छोड़ दिया, इसीलिए नाराज होकर जा रही है। इरमा ने सबके दरमियान ही आबिया की नाराजगी का बताया। आबिया ने घबराकर इरमा को देखा था। अब यकीनन इसकी खैर नहीं। अब अवीम कह देगा वो अकेली नहीं थी, वही नूडल्स इसने बनाए थे। सालिका कियान, एहराम दादा, मारिया बेगम, दियाला आनी, इरमा, दखान और शिफा भी सब मौजूद थे और वो भी सीने पर बाजू लपेटे खड़ा था। अवीम खान, जो रात को इसके साथ था, जिसने इसे जाने से मना किया था, इस पर रोब झाड़ा था, नूडल्स बनाकर दिए थे। और अवीम खामोशी से इसकी तरफ देख रहा था, जो आंखें मीच कर दखान के करीबन पीछे छुपी हुई थी। शायद वो इसी डर में मुब्तला थी कि अवीम रोक लेगा और ये कि सब कुछ बता देगा। अवीम सर झटकता अपने रूम की तरफ चला गया। ये इशारा था कि वो जा सकती है। दखान पुरसुकून हुआ। चलो बिया चलें। दखान की नरम मुस्कुराती आवाज़ पर वो हैरत से सबको देखने लगा। अवीम जा चुका था। वापस आ जाना कल। आइंदा नूडल्स नहीं बनवाऊंगी। इरमा मुँह बसोड़े इसके कान में कह रही थी। बिया ने खामोशी में सर हिला दिया। अब इसे वजह नहीं बता सकती थी अपने जाने की। वो लोग अवीम विला से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ गए। टेरेस पर खड़ा अवीम ठंडी हवा से बेपरवाह इसे देख रहा था, हाथ हवा में उठाती इशारे करके बातें अब काफ़ी मुतमईन लग रही थी। तुम्हें किसी का आदी नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इब्राहिम देखा तो बहुत बड़ी गलती की है। आज जब तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई ना होता तो तुम पनाह भी मेरे पास ही लेती और अपनी बातें भी मुझसे शेयर करती। मुस्कुराहट, शरारत, मासूमियत, इस सब का मेरे अलावा कोई गवाह ना होता। परेशानी, फिक्र और हर मुश्किल मुझे बताने के अलावा कोई चारा ना होता। वो अपनी मेहरबानियों पर पछता रहा था। इसे फैमिली और नए दोस्त बनाते देखकर दखान के साथ जाता देखकर पछता रहा था। सर नफ़ी में हिलाता खुद को कोस रहा था। चली जाओ, अच्छा ही है। मेरा दिमाग ख़राब होता जा रहा है और तुम्हारा मिजाज बिगड़ जाता है। ज़रा रुक कर इसे अपने घर में दाखिल होने तक देखता बड़बड़ाते हुए पीछे हो गया। बेताबी थी कि बढ़ती जा रही थी। वो कभी ना जाने देता बिया को। अगर आज परेशान ना होता, अपने रूम में आकर जर्द लिफाफा खोला, कागज़ एक तरफ रखकर तस्वीर नज़रों के सामने की। जैन इकराम, वो जो स्कॉलरशिप पर अब्रॉड पढ़ने गया था। अवीम ने तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया। वो ज़हीन था और तेज़ भी। कोई नहीं जानता था वो हैकिंग में माहिर है और पाकिस्तान से वहाँ जाते ही कुछ अर्सा बाद अपनी गैर मामूली जहानत और हैकिंग में महारत की वजह से ईगल की नज़र में आ गया था। ईगल का सैलरी पैकेज इतना बेहतरीन था कि इनकार की गुंजाइश नहीं थी। सबसे बढ़कर ईगल टीम का वर्किंग स्टाइल, बस काम के वक्त बेसमेंट टाइप के ऑफिस में जमा होना, टास्क लेना, इस पर काम करना और फिर अपनी पेमेंट लेकर बाकी वक्त आज़ाद। स्टूडेंट स्टडी कर सकता था और जॉब होल्डर आराम से जॉब्स करते थे। जाने जैन को अचानक किस लिए वापस आना पड़ा, वो भी ये सब करके, यूं ईगल से पंगा लेकर, यूं छुप कर और इनका ज़रूरी डेटा लेकर। अवीम उलझा हुआ बैठा था। वो जैन से अब तक नहीं मिला था। इसे इतनी मोहब्बत थी नहीं ख़ानदान से, लेकिन परवाह ज़रूर थी। इसकी माँ का ख़ानदान था, सबको जानता भी था, याद भी रखता था। व्लादिमीर इसे अजियतनाक मौत देने वाला था और अवीम ऐसा नहीं करने दे सकता था, लेकिन रोकने के लिए इसे व्लादिमीर के रास्ते में आना पड़ता। हर दिन एक नई मुसीबत, नया अज़ाब जिज कर रहा था। अवीम का सर दर्द करने लगा। सुकून चाहिए था इसे, लेकिन जिससे बात करके सुकून मिलता था, आजकल वो सबसे बड़ी परेशानी बनी रही। आबिया, अवीम खान, पूछ लूँगा तुम्हें। वो दिल ही दिल में इससे शदीद नाराज़ होने वाला था। दखान चेंज करने गया हुआ था। शिफा हाथ में मोबाइल लिया गायब दिमागी से स्क्रॉलिंग कर रही थी। दिमाग दखान की नाराज़गी पर अटका हुआ था। मैसेज के टोन पर नोटिफिकेशंस चेक किए। अनजान नंबर से कोई पिक्चर्स आई हुई थी।
शिफा ने ओपन की तो आंखें खुल गईं। दुराब के साथ ली गई कुछ ओरिजिनल सेल्फीज और कुछ एडिटेड पिक्चर्स थी, जिनको देखकर शिफा का चेहरा सुर्ख हो गया। इंतहाई क्लोजनेस की ऐसा लवर पोज था, इसने कभी नहीं बनाया था दुराब के साथ। हाँ, रिश्ता इसकी मर्जी से तय हुआ था, बल्कि इसे लगता था वो इसे पसंद करने लगी है। वो जिस डिपार्टमेंट का हेड था, शिफा वहीं सब्जेक्ट जूनियर क्लासेस को पढ़ाती थी। अक्सर इसके लेक्चर्स की तैयारी में हेल्प करता था दुराब। वो इसके साथ ऑफिस में अकेली भी बैठी रहती। हाँ, पसंदीदगी के बाद तो अक्सर लंच भी साथ करने लगा था, सेल्फीज भी ली थी। और आज एहसास हो रहा था कितना गलत करती रही थी। तब ये सब गलत नहीं लगता था, पसंदीदगी थी, शादी करना चाहते थे और शादी हो भी रही थी। अब गलत लग रहा था, शादी नहीं हुई थी, पसंदीदगी कब की ख़त्म हो चुकी थी। अब मोहब्बत थी दखान से, अपने शोहर से। और अब दुराब की हरकतें। शिफा के हाथ कब कपाने लगे। दखान क्या सोचेगा? मेरे पास सबूत है तुम्हारी मोहब्बत के, तुम्हारी नज़दीकी है। शादी का फैसला हम दोनों का था, तुम्हारा धोखा ऐसे माफ़ नहीं करूँगा मैं। शिफा, रियान, तुम्हारा नंबर लेना मुश्किल नहीं था, अब नंबर चेंज मत करना वरना तुम्हारे घर आ सकता हूँ। इसके मैसेज पर शिफा का दिल रुकने लगा। हुंजा ने बताया था इसकी कोलीग ने शिफा का नंबर मांगा है और हुंजा दे चुके हैं। शिफा इसे बताना चाहती थी इसकी कोलीग दुराब की कज़न है, लेकिन हुंजा जल्दी में थी। कॉल काट गई। शिफा तब ही डर गई थी। इसने सोचा था इस लड़की से बात नहीं करेगी, मगर शायद इस लड़की को बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। इससे बस दुराब को नंबर देना था, वो दे चुकी थी। दखान चेंज करके आ चुका था, बालों में हाथ चलाते हुए बगौर शिफा का जायजा लेता है इसकी तरफ बढ़ा। क्या आप ठीक हैं? इसकी आवाज़ पर शिफा पूरी तरह हड़बड़ा कर सीधी मोबाइल जल्दी से बंद कर दिया। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पर चमकती नमी और सुर्खी, लरजते हाथ और फीके तासरात के साथ ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर ठीक हूँ कहती शिफा को बगौर देखता दखान संजीदा हो गया। जब आप ठीक ना हो तो झूठ मत बोला करें शिफा। दखान नाराज़ होता है इसके पास आकर बैठ गया, कंफर्टर फैलाता शिफा को इग्नोर करने लगा। दखान, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से वो बात कर दी थी, मेरा वो मतलब नहीं था। शिफा घबराहट का शिकार हो रही थी। दखान की नाराज़गी और अपना गुस्से में कही हुई बात पहले परेशान कर रही थी। इस पर आज यूं दुराब के मैसेजेस, ये शादी वाकई ज़बरदस्ती हुई थी। और दुराब के मैसेजेस अगर बहुत पहले आए होते तो शायद इसे फ़र्क ना पड़ता, मगर अब फ़र्क पड़ रहा था, अब बहुत फ़र्क पड़ता था। अब दखान की खामोशी भी बर्दाश्त नहीं होती थी और रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्या करेगी वो? कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। दखान ने इसे रिलैक्स करना चाहा। वो जानता था शिफा के लिए स्ट्रेस और टेंशन नुकसानदायक। मैं नाराज़ नहीं हूँ। दखान ने नरमी से इसके गिर्द बाजू फैलाए तो वो सख्ती से इसकी शर्ट मुठियों में दबोचती रोने लगी। दुराब का खौफ रुला रहा था। दखान को बताना चाहती थी, लेकिन डर था वो नाराज़ हो जाएगा। तुम नाराज़ हो, तुम्हारा मूड ऑफ हो गया था दखान, वो बेबसी से रोती बोल रही थी। सिर्फ एक बात पर वो इतना बुरा मान गया है तो दुराब के मैसेज और पिक्चर्स पर क्या रिएक्ट करेगा? शिफा, सॉरी, बस मुझे आपके बात फील हुई थी। दखान ने नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए इतराफ़ किया। शिफा का इतनी बुरी तरह रोना वो और घबराना, इसका खौफ दखान को परेशानी के साथ हैरत में मुब्तला कर रहा था। वो इतनी सी बात पर इतना क्यों डर गई है? कहा ना, बस गलती से कह दिया था। शिफा वजाहत देती जिच हो गई थी। दिल चाह रहा था खूब लड़े, इसे पूछे क्या मोहब्बत ख़त्म हो गई? इसके लड़ने, दूर झटकने और इसकी नफरत तक बर्दाश्त करने वाले दखान की क्या बर्दाश्त ख़त्म हो गई है? एक बात पर मुंह बना दिया। वो लड़ना चाहती है, लड़ भी लेती है, लेकिन अब दुराब के इन मैसेजेस के बाद हिम्मत नहीं हो रही थी। ओके, मैं समझ गया, मैंने आपको गुस्सा दिलाया, रिलैक्स हो जाएं प्लीज़, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसे बच्चों की तरह थपथपा वो पुरसुकून कर रहा था। तुम्हें डर है मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कहीं तुम्हारे बेबी पर असर ना हो। मेरी फ़िक्र नहीं है, मोहब्बत ख़त्म हो गई है ना तुम्हारी? क्या तुम पछता रहे हो? शिफा का दिमाग उल्टी सीधी सोचों से भर गया था। दखान का बदल जाने का खौफ, दुराब के मैसेजेस का खौफ। इसे लगा सर दर्द से फट जाएगा। शिफा, क्या हो गया है आपको? मैंने ऐसा कब कहा? मुझे आपकी फ़िक्र है, आपका बीपी शूट कर जाता है, इसीलिए रिलैक्स करना चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं है कि 2 दिन बाद ख़त्म हो जाए। आपसे शादी का फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला था, कभी नहीं पछताऊँगा। वो हैरान सा वजाहत देता, इसे कंधों से थाम कर अपने सामने करके देखने लगा। पसीना पसीना होता है, सुर्ख चेहरा, सुर्ख रोती आंखें। वो गहरे गहरे सांस भर रही थी। दखान उलझ गया। शिफा, इसे नरमी से पुकार कर मुतवज्जा किया। क्या कोई परेशानी है? दखान के सवाल पर वो घबराकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। मोबाइल पर साइलेंट लगा हुआ था, लेकिन वाइब्रेशन अब भी महसूस हो रही थी। अगर दखान मुतवज्जा हो गया तो, दखान ने देख लिया तो? क्या मेरी नाराज़गी से इतना डर गई आप? इतनी मोहब्बत करने लगी हैं क्या? वो शरारत से पूछता, इसकी नम आंखें और चेहरा पूछने लगा। हाँ तो सिर्फ तुम कर सकते हो, मैं भी करती हूँ।
सर झुकाकर इजहार कर रही थी। अब बिना करती तो गलत करती, अब इजहार करना ज़रूरी भी था। सुनकर अच्छा लगा। तखान की आंखें चमकने लगी, चेहरे पर दिलकशी से मुस्कुराहट ठहर गई। मेडिसिन लें, रिलैक्स करें और याद रखना, मेरी मोहब्बत न बदलेगी न कम होगी। अब कभी परेशान नहीं होना आप। इसका गाल थपथपाकर कहता और पलट कर पानी निकालने लगा। साइड ड्रॉर में मेडिसिन रखी थी। शिफा ने मोबाइल उठाकर ऑफ कर दिया। जहन से दुराब को झटक कर दखान को देखने लगी। दखान की बातों ने हल्का फुल्का कर दिया था। दखान नहीं बदल सकता, इसकी मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी। वो शिफा का दीवाना है और रहेगा। वो पुरसकून हो गई थी। दखान ने मेडिसिन लेकर खाने लगी। पहले नखरे करती थी, आज वो भी नहीं किए। दखान ने मुस्कुराहट दबाई। शिफा कंफर्टर खुद पर ओढ़कर लेट गई। सर का दर्द ज़रा कम होने लगा। दखान ने पास लेटकर इसके गिर्द बाजू फैलाए तो इसके कंधे पर सर रख गई। आबिया के स्टडीज़ कंटिन्यूस करवाएं। आप भी बिजी होंगी तो उल्टा सीधा नहीं सोचेंगी। वो भी फारिग रहकर थक गई है, उलझी उलझी सी रहती है। दखान की बात पर वो चौंकी। वो कह तो ठीक रहा था, कल ही बात करती हूँ आबिया से। शिफा इस बात पर खुश हो गई। वो घर जाने का नहीं कह रहा था। ये बात अच्छी है, आबिया को पढ़ाने से इसका वक्त भी अच्छा गुजरेगा। अगले दिन नाश्ते पर जब इसने आबिया को स्टडीज़ का कहा तो वो शिफा से कहीं ज़्यादा खुश होगी। इसे अवीम के घर ना जाना पड़े, बिजी हो जाए और अपने घर रहे। भला क्या चाहिए था इसे। ओके। अवीम के किचन में इतनी गुर्बत याद आने पर अब भी शर्म से सनसना उठी थी। इसका रिश्ता क्या था वो समझती थी, मगर अवीम के करीब आने पर वो बहुत बुरी तरह घबराई थी। वो जानती थी वो हक रखता है, लेकिन वो इतना करीब कब हुआ था। बस बात करता था, जान निकाल देता था और फिर अब तो गुस्सा करके दूर होने लगा था। अब इसका खौफ तक बुला गई थी। दिमाग से इरफा की बातें मनफी हो रही थी। दखान की चमकती आंखें बौखला देती थी। वो नाश्ता अधूरा छोड़ती भाग कर गई और बुक्स उठाकर शिफा के सामने लाकर रख दी। शिफा और दखान ने इसकी जल्दबाजी पर हैरत से इसे देखा और फिर हंस दिया। वो कभी कभी इनकी फैमिली में बच्चे की कमी पूरी कर देती थी। मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, मुझे जल्दी से कॉलेज जाना है, इसीलिए मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। वो सारी लाकर अपनी जल्दबाजी की वजाहत पेश करने लगी। दखान ने चाय का कप मुंह से लगाते हुए मुस्कुराहट छुपाई। आबिया के इस पढ़ाई के जज्बे की आधी वजह अवीम से भागने की थी और दखान बहुत अच्छे से जानता था। वो नाश्ता करके आबिया और शिफा को अपना ख्याल रखने की ताकीद करता हॉस्पिटल चला गया और शिफा पूरी तवज्जो से आबिया को पढ़ाने लगी। अमेजिंगली बिया नूडल्स बिल्कुल अमीम बीज जैसे बनाती है। इरमा टांग पर टांग चढ़ाए घर वालों को बता रही थी। एक चोर नजर अमीम भी पटल जो अनसुनी किए बैठा था बता रही थी काफ़ी यंग एज से कुकिंग करती हैं, लेकिन इतना अच्छा बनाना नहीं आता कुछ। मिसेस मारिया मुस्कुरा कर बता रही थी और यही बातें इरमा को खटक रही थी। जिसने कहा नूडल्स बनाने नहीं आते, इसने सेम वैसे बना लिए जैसे अमीम बनाता था। इसमें क्या अमेजिंग है, तुम्हें भी कुछ नहीं आता लेकिन नूडल्स बना लेती हो, वो भी तुम पर चली गई है। दियाला हंस रही थी। इरमा ने मुंह बनाया, आखिर कोई इसकी बात समझ क्यों नहीं रहा। वो जो समझ रहा था वो मुस्कुराहट दबाए मोबाइल पर बिजी था। बिया ने कहा था वो नूडल्स नहीं बना सकती, पर अवीम भी जैसे बना लिए बिल्कुल। इरमा ने अपनी बात पर जोर दिया, अवीम की कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, बना लिए तो क्या हुआ, सर पर क्यों सवार कर रही हो। सलीक ने एक सरसरी नज़र अवीम पर डालते हुए इरमा को टोका। अवीम, शादी का क्या सोचा है, साफ साफ बता दो, कोई पसंद है तो, या हम खुद कोई ढूंढ लें। एहराम साहब ने मौका देकर अपनी पसंदीदा टॉपिक छेड़ा। सब मौजूद थे। अवीम के बहानों से सब आजिज आ चुके थे। लड़कियां तो नौयान की शादी पर भी बहुत देखी हैं। अगर आइडिया हो किस टाइप की लड़की पसंद है तो आसानी हो जाएगी। दियाला जो पुरजोश हो रही थी जब से तखान और फिर नौयान ने शादी की थी, इन्हें कुछ ज़्यादा जल्दी हो रही थी। आखिर अवीम दोनों से बड़ा था, इसे पहले करनी चाहिए थी। हमारे ऑफिस की लीगल एडवाइज़र अलीज़े भी बहुत अच्छी है, अवीम की फ्रेंड भी है। एहराम साहब ने अलीज़े का जिक्र छेड़ा। इससे सब मिल चुके थे, वो घर भी आ चुकी थी। आई डोंट लाइक हर। इरमा ने सबको इस पर मुत्तफिक होते और अवीम को खामोश बैठे देखकर ज़ोर से कहा, क्यों? आई थॉट शी लाइक्स यू। वो नाइस है और तुमसे बहुत अच्छे से मिलती हैं। मिसेस मारिया ने हैरत से देखा। इरमा परेशान लग रही थी। तुम्हें कौन पसंद है? अवीम ने सीने पर बाजू लपेटकर इरमा को सवालिया नज़रों से देखा। अंदाज ऐसा था जैसे कहता हो सब जानता हूँ, ड्रामा बंद करो। आई लाइक इनोसेंट एंड क्यूट गर्ल्स। इरमा ने बिना गड़बड़ाए कंधे उचकाकर सुकून से जवाब दिया। वो अवीम की बहन थी, कॉन्फिडेंट भी थी और चालाक भी। अवीम अब काफ़ी हद तक इसकी बात समझ चुका था। जैसा कि अवीम ने मुस्कुराकर दिल
दिलचस्पी से सवाल किया, मिसाल पूछी, वजाहत मांगी, उकसा रहा था कि अगर ऐसा कुछ चाहती है तो खुलकर बोले। जैसा कि शिफा भी। इरमा ने सबको मुतवज्जा देखकर गड़बड़ाकर मिसाल पेश की। ऐसे आबिया का नाम नहीं लेने वाली थी इस बार। अवीम की डांट और गुस्सा याद था जो वो बिया के जिक्र पर कर चुका था। और रियली शिफा इनोसेंट है? अवीम ने तमस्कर से पूछा। हाँ, वो कम गो है, मगर अच्छी खासी तेज थी, लड़ झगड़ लेती थी। और अवीम को तो दुनिया की हर लड़की की तरह वो भी चालाक लगती थी। शी इज़ क्यूट। इरमा ने मिसाल को ज़रा तब्दील किया। सब इन बहन भाई की बहस सुनते महजूज हो रहे थे। सालिक समझ गया था अवीम ने बात बदली है। इसने अलीज़ा या किसी लड़के से इनकार नहीं किया था, बस बात बदल दी है। अवीम भी, आपने बिया को नूडल्स बना कर दिए थे ना? इरमा से मजीद सब्र ना हुआ तो स्विच होकर पूछ ही लिया था। दियाला ने इसे आंखें दिखाई। सब हैरान हुए थे इस बेतुके सवाल पर। अवीम और बिया को नूडल्स बना दे, नामुमकिन बात थी। अवीम अपना वक्त ज़ाया क्यों करेगा इस लड़की के लिए जिसे सही से मिला तक नहीं था, देखना तक गवारा नहीं किया था। सबसे बढ़कर अवीम कभी गैर ज़रूरी लोगों के लिए अपना वक्त ज़ाया नहीं करता था, और फैमिली के अलावा सब इसके लिए गैर ज़रूरी होते थे। हाँ, बनाकर दिए थे, अवीम ने पुरसकून लहजे में जवाब देकर सबको शॉक्ड किया। इंटरेस्टेड हो इसमें? सालिक ने दो टोक सवाल किया। कल तक तो इसका नाम तक नहीं पता था। मिला कभी नहीं, कब पसंद किया? दियाला हैरान सी बोल रही थी। है तो प्यारी बच्ची, वो भी दुनिया से अलग। दुनियादारी का तो ज़रा भी नहीं पता, और ना ही कोई फैशन का पता है, ना किसी किस्म की शोखी, सादा और मासूम सी। मिसेस मारिया ने इसकी खासियतें गिनवाना शुरू की। सालिक की अब भी सवालिया नजरें अवीम पर टिकी थी। इरमा पुरजोश हो रही थी। सोचा ही नहीं था आबिया के लिए सबको राजी करना इतना आसान हो जाएगा। मैं नहीं मिला ना ही देखा। इट डजेंट मैटर। वो यहाँ मेहमान थी और इरमा ने रात के वक्त इसे यूं सर्दी में किचन में भेजकर नूडल्स बनाने का कह दिया। वो सर्वेंट नहीं है। इट वॉज सो रूड इरमा, और इसे बनाना भी नहीं आते थे। सो टेल मी, मुझे क्या करना चाहिए? अवीम ने बेनियाजी से बोलते हुए सबसे सवाल किया। इनकार नहीं किया था, ना ही हामी भरी थी, वही किया जो हमेशा करता था। बात घुमा दी। इरमा इसकी बात पर शर्मिंदा हुई। इसने तो जानबूझकर ये सब किया था, मगर अब वो सबको वजाहत नहीं दे सकती थी। इरमा, ये वाकई गलत बात थी। वो इस घर की फर्द नहीं है, हम इसे अपना ही समझते हैं, बट द ट्रूथ इज यहाँ गेस्ट नहीं। एहराम साहब ने संजीदगी से इसको गलती का एहसास दिलाया। इज यू सेड शी वॉज एपसेट? वो इसीलिए हर्ट हुई होगी। सालिक ने गहरा सांस भरकर कहा। रात के वक्त मेहमानों को किचन में अकेले भेजकर नूडल्स बनवाना। अवीम ने बात ऐसे बना दी थी कि सबको ही गलत लग रहा था। वो जिक्र छेड़कर बात खत्म कर चुका था। इरमा को सब समझा रहे थे। वो रूहानसी हो गई। ऐसा लगा अबिया को बुरी तरह हर्ट कर चुकी है। अवीम सबसे माजरत करता, ज़रूरी काम का कहता बाहर चला गया। दियाला की पुरसोच नज़रों ने इसका ताक़ुब किया था। हाँ, ठीक था कि इरमा की गलती थी, लेकिन अवीम भी ऐसा मेहरबान और मुहज़्ज़िब नहीं था कि जितना खुद को पेश करके गया था। वो माँ थी, बहुत अच्छे से जानती थी। जो कल तक मेहमान को देखकर नाक चढ़ा लेता था, वो अचानक ही मेहरबान हो गया था। वो इतना तो मेहमान नवाज नहीं था। अवीम इस वक्त व्लादिमीर के सामने बैठा था। वो दोनों कैफ़े में बैठे थे। अवीम की पुरसोच परेशान नज़रें इस पर टिकी हुई थी, जो टांग पर टांग चढ़ाए नवाबों की तरह यहाँ वहाँ देखता लोगों का जायज़ा ले रहा था। देखो व्लादिमीर, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा मतलूबा बंदा ढूंढ चुका हूँ। अवीम ने गला खंगार कर बात का आगाज़ किया। इसकी बात पर गर्दन फिर कड़ी से देखता व्लादिमीर मुस्कुराया और बात काटी। तो मैं कहूँगा अवीम खान, तुम इसे ढूंढ चुके हो। तुम इसे पहले से जानते हो। जब तुमने इसकी इन्फॉर्मेशन देखी थी तुम चौंके थे। तुमने पिक्चर देखी थी, तुम्हारी आंखें बता रही थी, तुम पहचान गए हो। व्लादिमीर ठहर ठहर कर बोल रहा था। अवीम ने परेशानी से हाथ की मुट्ठी बनाकर होंठ पर रखी। झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन अवीम ने संजीदगी से कुछ कहना चाहा। जब व्लादिमीर टेबल पर आगे की तरफ झुकता, अवीम के कदरे करीब हुआ। झूठ बोल भी नहीं सकते, मैं तासरात पढ़ लेता हूँ। मैं तब समझ गया था, इसीलिए उठकर चला गया। मैं जानता हूँ तुम शॉक्ड हो, फिक्रमंद हो, और मुझे सख्त फैसले से रोकना चाहते हो। व्लादिमीर की मुस्कुराहट पर अवीम के माथे पर बल पड़े। कोशिश भी मत करना अवीम खान, मैं अपना काम अपने तरीके से करना पसंद करता हूँ। व्लादिमीर बिल्कुल सर्द लहजे और अजनियत से बोल रहा था। काम की बात करते हुए वो बिल्कुल अलग शख्सियत लग रहा था। तुम्हारा डेटा कहीं नहीं जाएगा, गारंटी देता हूँ। मुझे धमकी मत दो व्लादिमीर। मुझे तुम्हारे रास्ते में आना पड़ा तो आऊँगा, अवीम ने जबड़े भींच कर जवाब दिया था। व्लादिमीर से ज़्यादा गुस्सा जैन पर था। इतना शदीद गुस्सा कि अभी तक ना इसे मिला और ना ही बात की। अगर मिल लेता तो शायद व्लादिमीर से पहले वो खुद मार डालता जैन को।
ऐसी जगह पर फंसा ही क्यों? पढ़ाई के लिए गया था और अजाम मोल लेकर आ गया था। घर का इकलौता बेटा था और इतना लापरवाह। अवीम का मानना था उल्टे काम वही करे जो हैंडल कर सकते हैं, जबकि यहाँ जैन की ज़िंदगी का सवाल आ गया था। व्लादिमीर बगौर अवीम के तासरात का जायज़ा लेता रहा, फिर लापरवाही से मुस्कुराया। वो जानता था कैसी सज़ाएं देता है, कैसे काम करता है। अवीम खान नहीं जानता था अपने घर कब इनवाइट कर रहे हो या अब इरादा बदल गया है। व्लादिमीर की हेज़ल ब्राउन आंखों में शरीर चमक थी, लबों पर बेनियाज मुस्कुराहट, जिसे इसे अवीम की परेशानी से फ़र्क ही ना पड़ता हो। अवीम खामोशी से लब भींचे इसे देखे गया। शायद बेहतर था इससे कुछ वक्त ले, जैन से बात करें, इसकी इस फजूल हरकत की वजह पूछे और इसे बचाने का कोई इंतज़ाम करें। व्लादिमीर ने सवालिया अंदाज से अबरू चुकाए। अवीम ने बेबसी से आह भरी। यू आर वेलकम, जब चाहो आ सकते हो, मैंने फर्स्ट डे ही इनवाइट कर दिया था। अवीम ने सर झटक कर रुख फेरते हुए कहा। अंदाज में बेगानापन था लेकिन लहजे में अपनायत थी। अभी चलें? व्लादिमीर शायद आजमा रहा था इसे। पुरअज़ इश्तियाक नज़रें इस पर गाड़ कर सवाल किया। जांचना चाहता था इस सब के बाद क्या वो इसे अपने घर ले जाएगा, पहले जैसा प्रोटोकॉल देगा या नहीं। अभी चले चलो, मैं जानता हूँ क्या तकलीफ़ है तुम्हें। ड्रामे बाजी की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले ही तैयारी करके आए हो मेरे साथ जाने की। अवीम ने मुंह बिगाड़ कर फाड़ खाने जैसे लहजे में कहा और तंजिया नज़रें इसके हुलिये पर डाली। स्याह ड्रेस पैंट पर सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहनी हुई थी, ब्लू कोट और स्याह चमकते शूज़। सुनहरी बाल आज सलीके से बने हुए थे। फोरहेड स्टाइल में काफ़ी अलग और पुरकशिश लग रहा था। परफ्यूम की खुशबू भी पहले से काफ़ी तेज़ थी। वो अवीम की बात पर डिटाई से कहकर लगाकर हंसा। तुम तो चाहते हो मैं वन डे विज़िट करूं? व्लादिमीर ने जिता कर पूछा। एहसास दिलाया कि कहाँ वो पहले दिन ही साथ ले जाने की मिन्नत कर रहा था और कहाँ एक दिन के लिए ले जा रहा है। स्टे करना चाहते हो, दुश्मनी भी जता रहे हो और मेरे साथ रहना भी चाहते हो? अवीम ने भी बराह रास्त इसकी आंखों में देखकर सवाल किया। दुश्मनी तब तक नहीं होगी जब तक तुम रास्ते में नहीं आते। आओ चलें, मैं तो दोस्ती की वजह से जा रहा हूँ। व्लादिमीर इससे कहता बेनियाजी से खड़ा हो गया। इसकी बेसब्री पर अवीम ने दांत पीसे और इसके पीछे हो लिया, जो उससे भी पहले गाड़ी में बैठ चुका था। होटल में चलो, सामान लेना है मैंने। व्लादिमीर ने सुनवाया। वो अब वहीं रहेगा। अवीम ने घूर कर इसे देखा और खामोशी से गाड़ी स्टार्ट की। जैन की परेशानी बदस्तूर सर पर सवार थी। व्लादिमीर का यूं अचानक इसके घर जाने और वहीं रहने का फैसला इसे ठटका रहा था। वो खबरदार हो गया था लेकिन खामोशी बेहतर थी। वो व्लादिमीर के साथ जब तक घर पहुंचा, रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। घर के तमाम लोग अपने कमरों में थे। मौसम सर्द तरीन हो रहा था। वो भी इसीलिए अपने ही रूम में चला गया था। सुबह सबसे मिलवाऊंगा। मेरी फैमिली को तुम्हारे आने का पता नहीं था, मगर सब खुश होंगे मिलकर। और फिलहाल मेरे रूम में गुजारा करो, कल तुम्हारा रूम सेट करवा दूंगा। इट्स लेट। अवीम ने एक्स्ट्रा ब्लैंकेट निकाल कर रखते हुए कहा। मुझे नहीं लगता तुम्हारे फादर को खुशी होगी मेरे बारे में जानकर। व्लादिमीर बेनियाजी से बोलते ब्लैंकेट खोल रहा था। अवीम ने चौंक कर देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़े शॉक्ड होंगे, बट वो रूड बिल्कुल नहीं है। वो जो तुमने मुझे बताया था इस रोज़ व्लादिमीर क्या था? क्या तुम? अवीम ने झिझक कर इससे कुछ पूछना चाहा। काफ़ी मिल सकती है, मैंने डिनर मना किया था। अवीम, कॉफ़ी तो पिला सकते हो। व्लादिमीर इसकी बात दरमियान में काट कर बोल रहा था। वो इसे देख कर रह गया। अब क्या तंग हो रहे हो? मैं खुद बना लेता हूँ, व्लाद ने अबरू चढ़ाकर तीखे लहजे में कहा। इसे घूरते हुए बिल्कुल बाहर निकल गया। काफ़ी बनाते हुए भी वो व्लादिमीर की बात सोच रहा था जो इस रोज़ जैन की इन्फो देते हुए इसने बताई थी। मेरे फादर यूसुफ के साथ सालिका कियान की इन्वॉल्वमेंट और इनके बारे में पुलिस को सब बताने और एयरपोर्ट पर भेजने का सब मुझे सालिका कियान के फ्रेंड चीफ मार्शल ने बताया था। मार्शल ने तुम्हारे फादर से दोस्ती की आड़ में अब दुश्मनी निभा रहा है। वो अब अपनी प्रमोशन के अकलौते गवाह को अपनी राह से हटाना चाहते हैं। वो अब सालिका कियान को बॉस नहीं मानता। इसके दिमाग में व्लादिमीर के जुमले अटके हुए थे। चीफ मार्शल की चालाकी पर इसे गुस्सा आ रहा था। वो खामोशी से सालिका कियान से जान छुड़वाना चाहता था। इसने जब जोसेफ के बेटे का सुना तो खामोशी से इस तक ये सब राज पहुंचाए थे। इसे लगा था जोसेफ का बेटा सालिका कियान को मार डालेगा। वो गलत था। इसने सालिक की बेटी को उठा लिया था। व्लादिमीर इस बारे में मजीद तफसील नहीं बताना चाहता था, या शायद इन्फॉर्मर को छुपाना चाहता था। वो सवाल करने या कुछ पूछने की मोहलत ही नहीं दे रहा था। काफ़ी बनाकर जब वो रूम में पहुंचा, व्लादिमीर सो चुका था और इसके मोबाइल पर नोट रखा हुआ था। काफ़ी खुद पी लेना, मुझे जगाकर नींद खराब मत करना।
अवीम ने गहरा सांस भरकर इसे देखा। जी चाह रहा था कॉफ़ी का कप इस पर उंडेलते, लेकिन बड़बड़ाता झुंझलाता खामोशी से दूसरी जानिब अपना ब्लैंकेट खोलकर सो गया। कॉफ़ी के 2 कप टेबल पर पड़े ठंडे हो गए। पीने वाले दोनों सो चुके थे। अगले रोज़ इनकी आंख काफ़ी लेट खुली थी। अवीम को जगाने की वैसे भी घर में किसी को इजाज़त नहीं थी। जब तक वो दोनों फ्रेश होकर नीचे आए थे, सालिक और एहराम साहब ऑफिस जा चुके थे और इम्मा कॉलेज। दादी और माँ दोनों बैठी बातें कर रही थी। गुड मॉर्निंग लेडीज़, मीट माय फ्रेंड व्लादिमीर, अमेरिका से आया है और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। अवीम ने इसका तारीफ करवाते हुए मुस्कुराकर दोनों को मुखातिब किया, जो चौंक कर इसके साथ खड़े मगरिबी निकुश के हामिल सामले सुनहरी हेजल ब्राउन आंखों वाले इस पुरकशिश लड़के को देख रही थी। इसकी कद काट बिल्कुल अवीम जैसी थी। बालों का रंग अवीम के निस्बत ज़रा हल्का गोल्डन ब्राउन था। चेहरे पर नरम मुस्कुराहट और आंखों में संजीदापन था। अस्सलाम वालेकुम। व्लादिमीर के सलाम पर दोनों ने जवाब दिया। जायज़ा लेती नजरें इसी पर टिकी थी, मगर इस बार इसे प्यार से बैठने और हाल अहवाल लेने की भी हिम्मत कर ली थी। वो निहायत तमीज़ और शराफत से सोफे पर अवीम के साथ बैठ चुका था। दियाला और मिसेस मारिया मुस्कुराती नज़रों से इसका जायज़ा ले रही थी। आंखों में वाज़ह पसंदीदगी थी। अवीम का अमेरिकन फ्रेंड जो बहुत क्लोज था, इतना क्लोज फ्रेंड था तो इसे मिलने आया था और घर तक आ गया था। अवीम कभी किसी फ्रेंड को घर नहीं लाया था। अवीम, तुमने कभी जिक्र नहीं किया व्लादिमीर का? मिसेस मारिया हैरान थी। इतने अच्छे दोस्त का कभी जिक्र ही नहीं किया था इसने। बहुत पुराना दोस्त है, फिर अचानक गायब हो गया था। अब कुछ वक्त पहले फिर से मिलना हुआ है। अवीम ने संजीदगी से बताया। दोनों औरतों की पुरशौक और मुतजस्सिस नजर व्लादिमीर पर टिकी थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अवीम ने भी कोई ढंग का फ्रेंड बनाया है, वरना सब उल्टे सीधे बेहुदा हुलिया वाले जीन्स और फटी जीन्स वाले लड़कों के साथ घूमता था। दियाला मुस्कुराकर बोल रही थी। अवीम ने नाराज नजरों से माँ को देखा और फिर साथ बैठे इस शरीफ और ढंग के दोस्त को देखा, जो गर्दन अकड़ाई जताती नजरों से इसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे से बढ़तर बनने की कोशिशों में ही हलकान होते रहते थे। दियाला इनके लिए नाश्ता तैयार करवाकर अपनी निगरानी में स्पेशल लंच तैयार करवा रही थी। मिसेस मारिया इनको नाश्ता सर्व करवाकर रेस्ट करने चली गई थी और वो दोनों बातें करते नाश्ता करने लगे। ग्लास विंडो से सब पर्दे समेट कर स्लाइड खोलकर वो दोनों टेरेस पर बैठे थे। ग्लास विंडो से सब पर्दे समेट कर स्लाइड खोलकर वो दोनों टेरेस पर बैठे थे। हल्की हल्की सी धूप कुछ ठंडी थी लेकिन अच्छी लग रही थी। सामने लॉन में लगे रंग बिरंगे फूल और एक पूरी लाइन में मुख्तलिफ रंग के गुलाब के पौधों का ढेर बहुत प्यारा लग रहा था। स्विमिंग पूल के शफाफ पानी में सूरज का अक्स वाज़ा था। व्लादिमीर इजी चेयर पर टांगे फैलाकर बैठा लॉन का जायजा ले रहा था। अवीम टेरेस की दूसरी तरफ कुछ फासले पर टहलता कॉल पर मसरूफ था। चेहरे पर परेशानी थी। जैन, मैं इस वक्त किसी भी बकवास के मूड में नहीं हूँ। कह दिया ना, अभी वहीं अपने नानों के यहाँ रहो, वापस मत आना। मैं 1-2 दिन तक चक्कर लगाता हूँ, फिर तफसीली बात होगी, बाय। अवीम हल्की आवाज़ में बात करता जीच हो गया था। जैन बार बार सवाल कर रहा था। इसने सख्ती से बात करके कॉल काट दी और एक जोर नज़र व्लादिमीर पर डाली, जो पूरी दिलचस्पी से लॉन में लगे पौधे देख रहा था। अवीम भी। इरमा की चीखती आवाज़ इसके रूम के दरवाजे से आ रही थी। वो कमरे में दाखिल होती अवीम को बुला रही थी। आवाज़ जोर से फटी हुई थी। कैंडी, आराम से, कितनी दफ़ा कहा है शोर मत किया करो। इसे टोकता हुआ इससे पहले के रूम में जाता टेरेस के स्लाइड डोर के पास पहुंचकर सीने पर हाथ बांधती मुस्कुराती नज़रों से इसे देखने लगी। इसकी आवाज़ पर चेहरा मोड़ कर इसे देखते व्लादिमीर ने बाकायदा अपना रुख इसकी जानिब कर लिया था। बात ही शोर करने वाली है, मैंने रात बिया से सब उगलवा लिया। मैंने इससे कहा, अवीम भी बता चुके हैं, इन्होंने तुम्हें नूडल बना कर दिए और अभी मैंने इतना ही कहा था कि एंड गेस व्हाट, वो तो बौखलाकर वजाहतें देने लगी। शी वॉज जस्ट मेकिंग लैम एक्सक्यूजेज लाइक इरमा, ट्रस्ट में, तुम्हारा भाई खुद फ्री होता है। मैं तो किचन से आने वाली थी, मैंने कहा भी मुझे नूडल नहीं खाने, फिर भी तुम्हारे भाई ने ज़बरदस्ती रोका और फ्री हुआ। और वो बिना रुके तेज़ी से बोलती जा रही थी। इसने गड़बड़ा कर व्लादिमीर को देखा, जो पुरशोक नजरें अवीम पर जमाए कुछ हैरान और कुछ तमस्खुर से देख रहा था। शट अप, क्या फजूल बातें करती हो, और ये यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया अभी तक? अवीम ने दांत पीस कर इसे रुकने और खामोशी से पलट जाने का इशारा किया, जो इर्द गिर्द से अनजान खुशी से सुर्ख होता चेहरा लिए अवीम को देख रही थी। शायद कॉलेज से आते ही अवीम के सर पर पहुंच गई थी। सफ़ेद शफाफ यूनिफॉर्म में दराज कद नाजुक सी इरमा नहायत पुरकशिश और मासूम लग रही थी। टेल पोनी में कैद बाल पूरी पुश्त पर फैले हुए थे। स्याह आंखें मुस्कुरा रही थी। व्लादिमीर ने गहरी नज़रों से इसका भरपूर जायजा लिया था। यूनिफॉर्म चेंज करती, मैं तो रात को ही बताने वाली थी सब, आप इतना लेट हो गए। सुबह डैडी ने जगाने से मना कर दिया। पूरा दिन कॉलेज में कितना बेचैन गुजरा है आपको
पता भी नहीं है। सच सच बताएं, आप बिया से फ्री क्यों होते हैं? अब मुझे डांटा तो सब डैडी को बता दूंगी, बल्कि सब घर वालों को बता दूंगी। आप बिया से फ्री हुए, ज़बरदस्ती रोका, नूडल्स खिलाए और इसे कहा वो हाला आने तक हमारे यहाँ रुके, इसीलिए वो डर कर चली गई। इरमा फिर से शुरू हो चुकी थी, आंखें घुमा घुमा कर सब बताती। अब अवीम को शरारत से देख रही थी, जैसे बहुत बड़ा राज बता चला हो। अवीम को आबिया की हिम्मत पर अच्छी खासी हैरत हुई थी। इससे कहीं ज़्यादा हैरत अपनी बहन के जोश और खुशी देखकर हुई थी। मेरा फ्रेंड आया हुआ है, अभी जाओ, फिर बात करता हूँ। तुम्हारी बिया को भी पूछ लूँगा। बड़े शौक से किचन की कहानी सबको सुनाती फिर रही है। इसने नरमी से कहकर इसे भेजना चाहा, जानता था वो ऐसे नहीं मानेगी। वो व्लादिमीर के सामने शर्मिंदा हो रहा था। फ्रेंड कहाँ? वो हैरान से यहाँ वहाँ देखती। सामने बैठी हस्ती को देखकर साकित हुई, आंखें पटने के करीब हो गई और मुँह खुला रह गया। हाय आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो मुस्कुराकर बोला। अवीम जानता था वो इरमा को जानता है, मगर इस तरह यहाँ अपनी बहन को ऐसे इसके सामने खड़ा देख खज्जल सा हो गया था। अवीम भी यहाँ क्या कर रहा है? आपको बताया था ना, अजीब इंसान है और मुझे खतरनाक भी लगता है। ये आपके फ्रेंड कब बने? वो उर्दू में बोलती, स्लाइड डोर से ज़रा पीछे खिसक कर छुपती भाई को खबरदार कर रही थी। व्लादिमीर बेसाख्ता उमड़ती हंसी रोके रुख फेर गया था। जाती हो या जाओ यहाँ से। अवीम ने इसका बाजू पकड़कर खींच कर वहाँ से ले जाते हुए दांत पीसे। वो उर्दू जानता है स्टूपिड, जाने कब बड़ी होगी तुम। इसे अपने रूम से बाहर ले जाता वो आहिस्तगी से बता रहा था और वो नए सदमे में गिर गई थी। उर्दू जानता है, सदमा ही सदमा था। वो बुरा इंसान इसके सामने कैसे अरबी शेख बन कर रहा था। आप इसे घर में क्यों लेकर आए हैं? आपका फ्रेंड एक बुरा इंसान है। इरमा ने अपनी बात पर जोर देकर इससे बहस की तो वो ठटक कर रुका। कैसे बुरा है? क्या वो तुम्हें टॉर्चर करता रहा है या तंग करता था? इसे इसके रूम में ले जाकर अवीम ने नरमी से इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर सवाल किया। खोजती नजरें इसके चेहरे पर जमाई। नहीं, ना मारता था, ना टॉर्चर किया था, ना ही तंग किया था। रिस्पेक्ट से बात करता था, नरमी से पेश आता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है। वो इसकी सब खूबियां बयान करके मुंह बसौरती बोल रही थी। कैंडी ग्रो अप। वो बेबसी से इसकी बचगाना हरकतें देख रहा था। इसने मुझे किडनैप किया और रुलाया और इसकी बुरी बात बताती वो अटक गई। वो बहुत ज़्यादा रुलाया, मैं परेशान होती थी। मैंने एक बार स्लो पॉइजन लेकर मरने की कोशिश की थी, इसने मरने भी नहीं दिया। मुझे फिर से मेडिसिन दी और हेल्दी डाइट देकर ठीक कर दिया। वो बुरा है, वो बज़िद थी, इसकी अच्छाइयाँ भी बुराई की तरह पेश करती। वो अपनी बात पर कायम थी कि वो बुरा है। इसकी स्लो पॉइजन वाली बात पर अवीम को तीर की तरह चुपी थी। वो खौफजदा सा इरमा को देखने लगा। क्या वो अपनी जान लेने की कोशिश भी कर चुकी थी? बेसाख्ता इसे सीने से लगाता है खुद में समेट गया। वो दुश्मन था। इसके फादर की डेथ हुई थी जिसमें आधा हाथ डैडी का था। वो गुस्से में था। अगर कोई और होता तो तुम्हें मार देता या टॉर्चर करता और मारता। देखो कैंडी, इसने गुस्सा और नफरत में भी तुम्हारा ख्याल रखा है। तुम्हारी ही बातों से मुझे पता चला वो अच्छा है और तुम्हारी केयर करता है। और आज एक और एहसान शामिल हो गया, इसने तुम्हारी जान बचाई। अगर वो बुरा होता तो अपने हाथों से इसके हाथ पाँव तोड़ता, कभी फ्रेंड ना बनाता। और हाँ, वो मेरा ओल्ड फ्रेंड है, अब नहीं बना। तुम थैंकफुल नहीं हो तो बुरा भी मत कहो और रिस्पेक्ट करो। वो गेस्ट है यहाँ। अवीम ने इसे नरमी से समझाकर हमेशा की तरह इसके गाल चूमे और इसे यूनिफॉर्म चेंज करने का कहकर पलट कर चला गया। वो मुझे वापस भेजते हुए मिला भी नहीं था, मुझे आपको मारने की धमकियां देता था। वो बुरा इंसान है। वो वहीं मुंह बिगाड़ती खड़ी रही। ये बात वो भाई के सामने नहीं कर पाई थी। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।